परे दुखी जिला बस कर गए दिल को नारायण एक राम आए रे बोले करी मुरे मारी पारा गए बाबू आसे मुरे भाई अयो बोंदरी राम जो मुरे घुमाए बोंदरी राम जो मुरे घुमाए दीदी कहे करे बाबू दीदी कहे करे छत्तीसगढ़ भारत के हृदय में बसा एक बेहद खूबसूरत प्रदेश। कल कल करते झरनों और अटखेलियां करती नदियों से सुशोभित ये प्रदेश आज भी उतना ही सुंदर है जितना आदिकाल में रहा होगा। ये बात और है कि पश्चिमी दुनिया के लोग भारत को सदियों से सपेरों का देश और छत्तीसगढ़ को पिछड़े आदिवासियों की धरती कहते आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ की धरती में आज भी प्राचीन कला, संस्कृति, परंपराएं, लोकगीत व कला प्रतिभाएं जीवंत हैं। करीब 44% वनों से आच्छादित छत्तीसगढ़ को नया राज्य बने सिर्फ एक दशक ही हुआ है। नया राज्य बनने के बाद लगातार विकास की ओर अग्रसर इस प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है जिसे कभी कोई नहीं बदल सका है। यहाँ के सीधे सरल लोग प्रवृत्ति और अपने दैनिक जीवन से बड़ी शिद्दत के साथ जुड़े होते हैं। रोजमर्रा के कामकाज के बाद कुछ न कुछ करते रहना यहाँ के लोगों की आदत में शुमार है, फिर चाहे वो घर का कामकाज हो या फिर हस्तकलाओं का निर्माण हो। बस्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य इलाका। बस्तर की शिल्पकारी का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, तभी तो यहां बनी कांस्य प्रतिमाएं और लौह शिल्प की कलाकृतियां दुनिया भर के म्यूजियम की शान बढ़ा रही हैं। यहां की वादियों में आदिवासी परिवार आज बेल मेटल और रॉट आयरन की कलाकृतियों के निर्माण को एक गृह उद्योग का दर्जा दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर बस्तर का शिल्पगढ़ है। कोंडागांव, जहां लगभग 300 परिवार बेल मेटल कलाकृतियों के निर्माण में पीढ़ियों से लगे हुए हैं। कोंडागांव के झिटकू मिटकी स्वसहायता समूह के अध्यक्ष राजेंद्र बघेल के घर पर ही बेल मेटल निर्माण की एक बड़ी कार्यशाला है। उनके यहाँ करीब 150 शिल्पी रात दिन इस काम में जुटे रहते हैं।
जो परंपरा है ये लगभग 5-5,500 वर्ष पुरानी है। लोग इसको गलती से बेल मेटल या ढोकरा या इस तरह की शब्दावली से संबोधित करते हैं। दरअसल ये कांस्य की परंपरा है, और कांस्य में चूँकि आजकल कांस्य महंगा है तो उसमें कुछ मिलावटी जैसे जस्ता वगैरह उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। बाज़ार में उसको कसकुट कहते हैं। तो ये कसकुट की कला है, और बनाने वाली जो जाति है वो घसिया जाति है। घसिया जो शब्द है वो भी कांस्य से ही बना है, कांस्य का बिगड़ा हुआ रूप घसिया है। कांस्य क और घ एक ही वर्ग के हैं, तो वो घसिया उस जाति का नाम है। इस कला का उद्भव जो है वो ब्रॉन्ज एज में, कांस्य युग में हुआ था, और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में ये पनपी थी। हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। वहाँ से जो उत्खनन में कलाकृतियाँ मिली हैं उनमें नर्तकी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो कि नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। बेल मेटल से कोई भी शिल्पाकृति बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी का एक ठोस मॉडल बनाया जाता है। ये मॉडल खेत की काली मिट्टी में चावल का भूसा मिलाकर बनाया जाता है। मॉडल सूख जाने के बाद इसे रेतमाल या एमरी पेपर से रगड़कर चिकना किया जाता है और गिरे हुए मिट्टी के बुरादे से पुनः इसकी टचिंग करते हैं ताकि कहीं कोई दरार न रह जाए। फिर मोम के धागे से इस पर आकृति बनाई जाती है, जैसे गहने, हाथ पैर, आंख, कान आदि। आकृति बनाए जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला मोम पारंपरिक तौर पर मधुमक्खी के छत्तों को गलाकर तैयार किया जाता है। इसे गर्म करके ठूसा में डालकर उसकी सेवइयां निकाली जाती हैं। इन सेवइयों जैसे मोम के धागों से कलाकार मॉडल पर अपनी कल्पना को आकार देता है। आंख, हाथ पैर, नाक और अन्य भाव भंगिमाओं के बाद शेष स्थान जहां डिजाइन नहीं डालना है वहां प्लेन मोम चढ़ाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर नदी किनारे की रेतीली मिट्टी और कोयले के चूरे को मिलाकर उसे गीला करके एक परत फिर से चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसके भीतर गर्म पिघली हुई धातु के लिए एक स्थान में चाड़ी नुमा ढक्कन लगाया जाता है जिसे चैनल कहते हैं। उसके बाद पुनः इस पर दीमक की बांबी की मिट्टी की एक परत चढ़ाई जाती है।
सूख जाने के बाद इस मॉडल को धधकती भट्टी में रख दिया जाता है। जब मॉडल को भट्टी में डाला जाता है, ठीक उसी समय दूसरी ओर पुराने बर्तनों आदि को एक अन्य भट्टी में गलाकर तैयार रखा जाता है। धधकती भट्टी में सूख चुके मॉडल के भीतर का मोम तुरंत जलकर भाप बन जाता है, जबकि मोम का वो स्थान जहां डिजाइन या आकृति बनी हुई होती है वो खाली रह जाता है। इसी खाली जगह पर चाड़ी या चैनल से गली हुई खोखली धातु को डाल दिया जाता है। धातु भीतर जाते ही तत्काल रिक्त स्थान में फैलकर अपनी जगह ले लेती है। खास बात यह है कि मॉडल का उस वक्त लाल तप्त होना जरूरी है जब उसमें गर्म पिघली धातु डाली जाए। इसके बाद इस मॉडल को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे ठंडा होने में करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ठंडा होने पर सावधानी से हथौड़ी से ठोककर मॉडल की मिट्टी अलग की जाती है। मिट्टी हटाने के बाद मॉडल लोहे के तार, ब्रश, रेतमाल पेपर, फॉयल इत्यादि से उसके कोने कोने को घिसकर उस पर से पकी हुई मिट्टी व कोयला आदि साफ किया जाता है, जिसे बफिंग कहते हैं। करीब 12 प्रक्रियाओं से गुजरकर बेल मेटल की एक कलाकृति तैयार हो पाती है। इसके निर्माण में लगने वाला समय शिल्प कला के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा आकार होगा, समय उतना ही ज्यादा लगेगा। ये काम हमारे खानदानी काम है, बचपन से करते आ रहे। हमारे दादा परदादा पहले करते थे। देवी देवता का काम पहले होता था। अभी लोग उसको देखते हुए यूटिलिटी में जैसे यूजफुल वाला आइटम या डेकोरेशन वाला आइटम, वो सब काम होता है। सीखने का नाम से मतलब कोई तो गुरु होता है, तो मेरे चाचा हैं जयदेव बघेल, उनसे मैं ज़्यादा बैठता था उनके पास और सीखता था थोड़ा। अभी तो हमारे गांव में 75-80 मकान हैं। हर घर में 5 लोग 10 लोग काम करते हैं। डिमांड है, लोग कर रहे हैं काम। इसमें हम लोगों को एक मान सम्मान है, मतलब एक इज्जत मिलता है हमको कि हमारे इस काम में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इन्हीं में जो बड़े पदाधिकारी हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, देखते हैं, हमको अच्छा लगता है। और भी बड़े लोग आते हैं तो इस कला को पसंद करते हैं कि हमारा परंपरा कला है और हमारा देश का वो है, तो हमको इसलिए ज़्यादा गर्व होता है अगर करने में भी। तो हम लोग जो हमारा घर चलता है और बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे घर अच्छा चल रहा है, इतना तो मिल जाता है। शिल्प गुरु डॉक्टर जयदेव बघेल बेल मेटल शिल्प की दुनिया में पितामह माने जाते हैं। सन 1973 के बाद से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मान अर्जित कर चुके डॉक्टर जयदेव बघेल एक ऐसी शख्सियत हैं जिसने इस कला को सारी दुनिया में न केवल पहुंचाया, बल्कि भारत और छत्तीसगढ़ प्रदेश को सम्मान दिलाकर गौरवान्वित भी किया है। हम लोगों का आदिवासी कला का हाथ, पांव, चेहरा, सकल चीज़ का नाप तोल नहीं होता है कि ये हमेशा, चाहे भारत में हो या कोई विदेश में भी हो, आदिवासी कला बोल के वहाँ का होता है तो वो उसकी बराबर नाप तोल नहीं होता।
वो वहीं से ये कभी उसी से हम लोग अब करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का बना हुआ कोई नाप तोल बराबर नहीं होता। लंबा हाथ पाँव लंबा, कोई ऐसे भी लंबा छोटा होता है। पहले कैसा रहा है और अभी कैसा चल रहा है, उसी को दिखाते हैं कि लोग को समझ आए। ऐसा ज़िंदगी हम लोगों में बीता है और बीतता है, अभी बीत भी रहा है। तो जो कॉलेज से हमारे यहाँ आते हैं लड़के लड़कियाँ, जो निफ्ट से आते हैं, आर्ट कॉलेज से आते हैं, आर्किटेक्ट कॉलेज, जो भी यहाँ पे हमारे पास आते हैं, कैंप लगाते हैं, बैठते हैं, हम उनको सिखाते हैं। लेकिन उन लोग जब मॉडर्न आर्टिस्ट होने के बाद भी वो आप ही इसमें ढल जाते हैं और हमारे काम को नकल करना कोशिश करते हैं। वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जितने लोग को मैं देखा मेरे उम्र में, सब लोग वैसे ही बनाना शुरू कर दिए। तो ये पता नहीं कि उनको कैसा भावना आता है, जब इस जगह हम बैठ गए, हम लोग बना रहे हैं ऐसे ही पुराने जो पारंपरिक ढंग से, तो उनको मन में भी वही होता है कि मैं भी इसमें बनाऊँ। हाँ, इतना है कि थोड़ा उनका विचार में सुधार होगा, थोड़ा सा दूसरे ढंग का, क्योंकि बराबर पाँव हाथ डिजाइन नहीं कर पाते, वो सहज सहज सादा सादा बनाते हैं। तो वो उसमें क्या है, उसके बराबर डिजाइन नहीं देते, हाथ नाक बराबर नहीं लाते, तो वो मूर्ति कला जैसे ना हो के खंडित जैसा दिखता है। इस शिल्पकार ने अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण किया है, जो आज दुनिया भर में कद्रदानों के पास है। लौह शिल्प या रॉट आयरन क्राफ्ट। लौह शिल्प भी आदिकाल से प्रचलित शिल्प है। प्राचीन काल में इसके कलाकार पहाड़ से लौह अयस्क के पत्थर खोद कर लाते थे और भट्टी में गलाकर उससे पीट पीट कर लौह शिल्प की आकृतियां गढ़ते थे। वो लोग उस पत्थर या आयन ओर को कोयले के साथ घाना भट्टी में तपाते थे, जिसे घाला लोहा कहा जाता था। इस लोहे से उस दौर में आदि मानव शिकार व अन्य कामों के लिए अपने हथियार बनाया करते थे। धीरे धीरे वे लोग कलाकृतियां भी बनाने लगे। जब उनको ये मालूम पड़ा कि बूढ़ा देव जो हैं वो सिर्फ साजा के वृक्ष में नहीं रहते, साजा से भी ज़्यादा मजबूत जो चीज़ है, शक्तिशाली चीज़ है, वो है लोहा। तो वो अपने देवताओं को उनने कहा कि वो तो बहुत ताकतवर हैं, इसलिए वो लोहे में रहते हैं। तो उन्होंने बूढ़ा देव की प्रतिमाएं अश्वारोही रूप में बनानी शुरू की और कुछ उनके लिए उनको जो मन्नत में जो चीज़ें भेंट की जाती थी उनको बनाना शुरू किया और उनके जो उनकी गुड़ी है उनमें स्थापित करना शुरू किया। जब से वहाँ के शिल्पी बाहर मेलों में आने जाने लगे हैं और बाहर लोगों के संपर्क में आने लगे हैं, तब से वो पहले जो स्थिर चीज़ बनाते थे, अब वो गतिशील जो पशु या पक्षी होते हैं उनकी भंगिमाएं बनाते हैं और वो शहरी लोगों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि वो वास्तव में बहुत कलात्मक हैं। आज के लौह शिल्पकार कबाड़ी बाजार या दुकानों से लोहे की छड़ें, एंगल, चादरें आदि खरीदकर उनसे कलाकृतियां तैयार करते हैं। हालांकि इसमें मॉडलिंग, ढलाई जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके निर्माण के 4 चरण होते हैं। इस कलाकृति को तैयार करने के लिए लोहे की चादर को काटकर उसे लोहार भट्टी में गर्म करके पीट पीट कर आकार दिया जाता है। इस कार्य में चिमटे, हथौड़ी,
व कटर का उपयोग किया जाता है। आकार दिए जाने के बाद रॉट आयरन शिल्प की रंग से पॉलिश करके सुखाया जाता है। एक नायाब कलाकृति आपकी घर की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। इस विधि से कलाकार सजावटी वस्तुएं, खिड़की, माता दिया, पशु पक्षी, माड़िन, मुखौटे, वॉल हैंगिंग, ग्रुप डांस, हिरण, सूर्य देवता, मछली और करीब करीब जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता या सजाया जा सकता हो। इस शिल्प की कला में ढेरों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके बस्तर के कीड़ी चेपड़ा के कलाकार तीजूराम विश्वकर्मा के घर का प्रवेश द्वार देखकर ही लोग हतप्रभ रह जाते हैं। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। पहले लोगों के पास अच्छे घर नहीं थे, अच्छे मकान नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे खाने पीने को नहीं थे, और पहले लोग साइकिल में चलते थे। आज ऐसा स्थिति है जो कई कारीगरों के पास मोटरसाइकिल्स हैं, अच्छे घर हैं, अच्छे कपड़े लत्ते हैं और अच्छे खाने पीने को है। दुनिया में काफ़ी फेमस है बस्तर का आर्ट। आज मैं भी खुद होके आया हूँ यूरोप के मार्केट में, रशिया के मार्केट, ये सभी जगह काफ़ी अच्छा डिमांड है। हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने भी महानगर हैं उसमें पूरे सालों साल एग्जीबिशंस होते रहते हैं, जो हम और हमारे कारीगर भाई इन मार्केटों में जाते रहते हैं, और समय समय पर विदेश के मार्केट में हमें गवर्नमेंट की एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें बुलाते हैं। बस्तर की रॉट आयरन शिल्पकारी सारी दुनिया में अपना एक विशेष दर्जा रखती है। लोग आज इस कला के दीवाने हैं। बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में ये कलाकृतियां छाई रहती हैं। ये पिछले कई हजारों साल वर्ष पुरानी संस्कृति है या बनाने का तरीका है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं इसको, और इसको प्रमोशन करने के लिए शासन की भी काफ़ी योजनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग शासन के साथ लगातार जुड़ करके अहम भूमिका निभाते हुए यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुँचाने का प्रयास। लगभग 150 से 200 करोड़ का मांग है इसका पूरा भारत राष्ट्रीय स्तर पे, और इस वक्त 15 से 20 करोड़ का पूरे भारत में यहाँ से बन करके जा रहा है। जितने आदिवासी शिल्पी वो बना रहे हैं, और विश्व स्तर पे और ज़्यादा मांग है, लेकिन जितनी मांग है उसकी पूर्ति इस समय नहीं कर पा रहे हैं शिल्पी। छत्तीसगढ़ में इस तरह के शिल्पों की बिक्री के लिए वहां की सरकार ने पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ हाट बना रखा है। यहाँ के शिल्प एम्पोरियम शबरी में आपको हर वो कलाकृति मिल जाएगी जिसे आपकी नजर तलाशती हो। ये बाजार उन्मुख हुई हैं, तब से क्या हुआ है कि ये परंपरागत चीज़ें, परंपरागत आदिवासी देवी देवताओं की प्रतिमाएं छोड़ करके और ये आदिवासी जीवन की प्रतिमाएं बनाने लगे हैं, जिसमें वो जंगल काट रहे हैं, या घर में महिलाएं काम कर रही हैं, या वो चक्की चला रही हैं, या सूपे में वो अनाज है ना साफ कर रही हैं, या इस तरह की चीज़ें वो बनाने लगे हैं। इन कलाकृतियों में एक बात सामान्य तौर पर नजर आती है कि इनके पीछे की कल्पना
बस्तर की आदिवासी जीवन शैली, उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, उनके अपने तीज त्योहार, कला संस्कृति, परंपराएं, मान्यता व मान सम्मान से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि हर कलाकृति, चाहे वो रॉट आयन की हो या बेल मेटल की, सभी के पात्र कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। यही इस कला की जीवंतता और जीवित रहने का आधार है।